साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों, लोक सेवक जो है ना, उनको लेकर एक बेसिक प्रॉब्लम अभी चल रही है हिंदुस्तान में। वो ये है कि इन्हें जल्दी आरोपित करना बहुत आसान है, खासकर उन मामलों में या उन अपराधों में जो उन्होंने कारित किए ही नहीं है। साथियों, रिसर्च के अंदर ऐसा मालूम पड़ा मुझे कि बेसिकली हमारे इंस्टीट्यूशन में कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो जुड़े हुए होते हैं फाइनेंस मीन्स जहाँ पर पैसों का लेन देन हो रहा है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, हमारा अपना डिपार्टमेंट हो। और हमारे जो सीनियर होते हैं ना, वो हमें क्या बोलते हैं कि भाई तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुम विश्वसनीय हो, काम अच्छा कर रहे हो, एक काम ये करो कि ये जो जिम्मेदारी है ना फाइनेंस की, तुम संभाल लो। जैसे आप हाँ करते हो वहीं से आपकी बर्बादी जो है स्टार्ट हो जाती है। और अगर हाँ नहीं करोगे तो जॉब जाएगी, तो मरता क्या नहीं करता। तो आपको लगता है भाई सिंपल सा तो काम है, फाइनेंस का काम तो है, इजी गोइंग है, कर लेंगे। क्या है इसमें, करना क्या है भाई, क्या आर्टिकल आया, क्या आर्टिकल गया, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, सिंपल सा हिसाब है जी। हमने तो खूब अकाउंट्स बनाए जी, खूब एंट्रीज करी है जी, आसान काम है जी, हम कर लेंगे। तो आप वो काम स्टार्ट कर देते हो। जब वो काम स्टार्ट करते हो तो समय के साथ साथ ये मालूम पड़ता है कि आप पर अगर अन्य जिम्मेदारियां भी लाद दी जाएँ तो आप खुशी खुशी जो है स्वीकार कर लोगे। जैसे कि बैंक जाइए, खाता खुलवा के लाइए, बैंक जाइए, सिग्नेचर को अपडेट कीजिए, बैंक जाइए, जो फाइनेंस के ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उसका क्या ब्यौरा है वो लेके आइए, दे के आइए। उसके अलावा जो हायर अथॉरिटी से कम्युनिकेशन है वो आप ही कीजिए, और वो काम भी आप शुरू कर देते हो। अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या आती है कि ऐसा काम करते करते कई बार कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे भी हमें थमा दिए जाते हैं जो फॉर्ज हैं, और उनके बेसिस पर हम उनको रिलाई करते हुए, सही मानते हुए ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। हमको क्या लगता है कि भाई डिपार्टमेंट के जो हायर अथॉरिटी हैं, जो कंसर्न डॉक्यूमेंट है उन्होंने साइन किए होंगे, तो उस पर रिलाई करो और अपना काम से काम रखो। जब लोग पकड़े जाते हैं, इंक्वायरीज होती हैं, सीबीआई आती है पिक्चर में, लोकल पुलिस पिक्चर में रहती है, सीआईडी पिक्चर में आती है, तो वो अधिकारी कहते हैं कि भाई हमारे सिग्नेचर ही नहीं है, हमारे सिग्नेचर को किसी ने फॉर्ज कर दिया, ये हमारी परमिशन के बगैर जो है फंड्स को विड्रॉ किया गया और अल्टीमेटली गबन किया गया। हम तो खुद विक्टिम हैं वो डकैत, बट उनके कर्मों की सजा जो है अब आपको भुगतनी पड़ेगी। क्लियर है बात ये। तो इसलिए करें तो क्या करें, बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, जब हम डील कर रहे हैं खासकर फाइनेंस में, अगर अब भी नहीं जगे और मुकदमा हो गया तो ये मान के चलना कि ज़िंदगी भर जो है जेल में रहना पड़ेगा आपको। क्योंकि जो सेक्शन आप पे लगेंगे वो होंगे फॉर्जरी के, चीटिंग के, गबन के, एंटी करप्शन के। तो आप लंबे टाइम तक जेल में रहोगे, बाहर नहीं आ पाओगे। चाहते हो जेल जाना, चाहते हो कि आपकी पत्नी रोए, चाहते हो आपके बच्चे रोएं, चाहते हो कि आपके जो बूढ़े माँ बाप हैं वो आपको जेल जाते हुए देखें। तो इसलिए कुछ सावधानियां जो है रख के चलो। क्योंकि जो केसेस डिसाइड होते हैं ना हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, वो केसेस नहीं है जो लोग लड़ने पहुँचे हैं वहाँ तक। कभी घर जाना उनके, पूछना उनसे कि भाई क्या किया था आपने, बचे कैसे आप। तो केस को जीतना और हारना तो एक अलग स्थिति है, पर जो उन्होंने पीड़ा भोगी इस पूरी जर्नी में, उसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। कईयों के घर बर्बाद हो गए, कईयों ने आत्महत्या तक कर ली, और कईयों की पत्नी जो है हमको छोड़ के भाग गई कि भाई तुम्हारा तो भविष्य चौपट है, तुम जेल जाओगे, अब बचा ही क्या। तो एक लापरवाही इतना बड़ा नुकसान जो है कर सकती है आपका। इसलिए बी अलर्ट वाइल हैविंग अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इवन इन डिपार्टमेंट। कोई नहीं बचाएगा उस समय आपको। और साथियों, जब इस तरह के मुकदमे होते हैं ना, तो आपका डिपार्टमेंट ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। जो कंसर्न हायर ऑफिशियल्स हैं आपको बुलाएंगे चैम्बर में, वो तो आराम से बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, आपको जो है खड़ा कर दिया कि देख भाई तूने गलत काम किया, देख भाई तुझे हम बचा लेंगे। है वो गुनहगार खुद, पर वो आपको कह रहे हैं कि देख भाई हम तुझे जो है बचा लेंगे, और आप भी रोते रह जाते हो कि हाँ साहब मुझे बचा लो। वो कहते हैं देख अगर इस केस में आगे जांच बढ़ी, हम सब मुलजिम बने, तो अल्टीमेटली कोई नहीं बच पाएगा, और सिर्फ तू ही मुलजिम रहा तो हम तुझे जो है बचा लेंगे। डोंट वेरी, एक काम कर, अपना कन्फेशन लिख कि मुझसे गलती हुई है, और ये लिख दे कि जो मैंने अमाउंट गबन किया है मैं चुका दूंगा। ये अमाउंट हम तुझको देंगे यार, टेंशन क्यों लेता है, बट जमा तू करवा देना। क्लियर है। और फिर आपको वो डराते हैं, धमकाते हैं कि साहब देखो अगर आपने ऐसा नहीं करा तो बेचारी भाभी जी उनका क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, पेरेंट्स का क्या होगा। तो भावनात्मक रूप से वो आपको कमज़ोर करके आपका कन्फेशन लेके सबसे पहले बैठाते हैं इंक्वायरी।
इंक्वायरी में जो है आपको गिल्ट होल्ड करते हैं, आपके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन भी करते हैं और उसके साथ साथ उस मैटर को रिपोर्ट करते हैं एंटी करप्शन को या सीबीआई को। और एक ऐसा ही मैटर जो है देखने को मिला मुझे मेरी रिसर्च के अंदर, जहां पर एक पब्लिक सर्वेंट की छोटी सी लापरवाही ने उसे मुलजिम बना दिया कई गंभीर अपराधों का। इस कंसर्न पब्लिक सर्वेंट पे धारा लगी 409, 420, 468, 471 आईपीसी की, धारा 13(1)(c), धारा 13(1)(d) पीसी का। इसमें अधिकतम कारावास है 10 साल का। कैरियर चौपट हो गया, बर्बाद हो गया, पर वो लड़ा। क्या सफ़र था उसका जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर हम भी ऐसी समस्या का शिकार हैं तो कैसे अपने राइट्स को हम इन्फोर्स कर सकते हैं। साथियों, जिस टॉपिक पे आज मैं बात कर रहा हूँ, जजमेंट है ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट का, के पुल्लारेड्डी बनाम स्टेट ऑफ तेलंगाना इसका जजमेंट का नाम है। 14 फरवरी 25 को जजमेंट जो है पारित हुआ है। अपील नंबर है 796/2018। इस केस में शुरुआत इस तरह से होती है कि कंसर्न तेलंगाना में एक एरिया है जिसका नाम है हैदराबाद, जहाँ पर है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। उस डिपार्टमेंट का एक पर्टिकुलर सेल जो है ये डील करता है NSS स्कीम से, जिसमें अक्यूज नंबर 1 तो जो है वो है स्टैटिक ऑफिसर, और अक्यूज नंबर 2 जो है ये है लाइसेंसिंग ऑफिसर, और अक्यूज नंबर 3 जो है कंसर्न बैंक या SBI उसका मैनेजर है। शुरुआत क्या होती है प्रोसिक्यूशन की कि ये तीनों जो आरोपी हैं इन्होंने कॉन्स्पिरेसी करी, और अक्यूज नंबर 1 ने उस कॉन्स्पिरेसी के तहत सबसे पहले जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसका जो जॉइंट सेक्रेटरी है और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उसके साइनों की फॉर्जरी करी, और अक्यूज नंबर 3 के बैंक में जाता है और अक्यूज नंबर 3 के बैंक में एक खाता जो है खुलवाता है संस्थान का, और ये खाता जो है वो अक्यूज नंबर 2 के नेम पर होता है। तो अक्यूज नंबर 2 के नेम का फ़ायदा उठाते हुए उसके साइनों की फॉर्जरी करता है और अल्टीमेटली ये खाता सक्सेसफुली खुल जाता है। क्लियर बात ये केस है प्रोसिक्यूशन का जो निकाल के लाए ये कंसर्न प्रोसीडिंग के अंदर। इस तरह से जो सरकार की ग्रांट्स थी, मींस जो अनुदान होते हैं गवर्नमेंट के NSS स्कीम के लिए, वो थे करीबन 4 करोड़ 11 लाख रुपए के, उसको उस खाते में जमा कराया गया। और उसके बाद ये अनुदान जाएगा यूनिवर्सिटी को, तो अनुदान गया यूनिवर्सिटी को जो करीबन था 3 करोड़ 28 लाख रुपए। रिमेनिंग जो अमाउंट था 91 लाख रुपए 76,000 रुपये का, वो ये बंदा विड्रॉ करता है, मीन्स एक्यूज नंबर 1 उसको विड्रॉ करता है और गबन कर लेता है। और जानकारी कैसे हुई इस बारे में कि उस कंसर्न इंस्टीट्यूशन में जो कंसर्ट न्यू व्यक्ति है या न्यू ऑफिशियल है जो कि एग्जामिन हुआ इस केस में एज प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 2, जब वो अपॉइंट हुआ तो उसने सारे अफेयर्स देखे कि ये चल क्या रहा भाई। तो ये मालूम पड़ा कि अक्यूज नंबर 1 जो है इस अकाउंट को ऑपरेट कर रहा है 4 साल से। इवन उसकी पोस्टिंग के बाद में भी करीबन 7 लाख रुपये विड्रॉ हो गए विदाउट टेकिंग परमिशन ऑफ हिम। इंक्वायरी हुई तो ये मालूम पड़ा कि अक्यूज नंबर 1 जो है गिल्टी है, और उस इंक्वायरी के तहत इसने माफ़ीनामा लिख के दिया और ये वादा दिलाया कि 50,000 पर मंथ जो है मैं चुका दूंगा। कुछ एक अमाउंट चुकाया, तो कुल मिला के ऑडिट के अंदर ये माना गया कि 82 लाख रुपए अभी भी पेंडिंग थे अक्यूज नंबर 1 के पार्ट पे। ये मैटर जो है रिपोर्ट हो गया कंसर्ट एंटी करप्शन को, उस मामले में जांच हुई और चार्जशीट जो है पेश हुई अगेंस्ट अक्यूज नंबर 1, 2 एंड 3। अक्यूज नंबर 2 एंड 3 तो बरी हो गए। तो प्राइमरी अटैक शुरुआत में डिफेंस का यही था हाई कोर्ट के अंदर कि जब अक्यूज नंबर 2 एंड अक्यूज नंबर 3 बरी हो गए तो अक्यूज नंबर 1 को सेम सेट ऑफ एविडेंस में कैसे कन्वर्ट कर दिया गया। ये रूल ऑफ पैरिटी के अगेंस्ट है। और इसके अलावा जब अक्यूज नहीं बचे इस केस में, मोर देन 1 अक्यूज्ड, केवल एक ही अक्यूज्ड है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्पिरेसी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एनी फंड ऑफ गवर्नमेंट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी। इसके अलावा जो बात हुई है फॉर्जरी की, उसको लेकर कोई हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट जो है फाइल पे नहीं है, और जो रिपोर्ट फाइल पर है उसका एक्सपर्ट जो है एग्जामिन नहीं हुआ है। इनका ये भी कहना है कि आईओ जो है एग्जामिन नहीं हुआ है, पर ये तर्क है साथियों, फ़ायदा मिलेगा आपको भी। बट इंपॉर्टेंट बात है कि ये स्कैम होते कैसे हैं और कैसे हुआ स्कैम, ये है जानना बहुत जरूरी है साथियों। बेसिकली अक्यूज नंबर 1 जो है इसका काम क्या था कि जो भी फंड्स आ रहे हैं उनके चेक को जो है जमा कराना था बैंक में। क्लियर है। तो अक्यूज नंबर 1 को एक डॉक्यूमेंट मिलता है कंसर्न जॉइंट सेक्रेटरी और कंसर्न प्रिंसिपल सेक्रेटरी की ओर से, जैसा कहना था अक्यूज नंबर 1 का कि ये जो कंसर्न बैंक है SBI, वहाँ पर आप जाइए और खाता खुलवा के आ जाइए। साथियों, आज हम भी अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उन्हें कहते नहीं कहते कि आप जाइए और ये काम करके आइए, तो वो काम करते नहीं करते। अब बेचारा सबॉर्डिनेट को पता ही नहीं है कि डॉक्यूमेंट जो उसके हाथ में है डॉक्यूमेंट सही है गलत है, बेचारा वो चला गया, उसने खाता खुलवा दिया। और खाते में डीलिंग कौन करेगा? अक्यूज नंबर 2। तो जो भी अकाउंट का होल्डर था और जो भी फर्दर
डिपॉजिट होना था वो होना था इन द नेम ऑफ अक्यूज नंबर 2, और बाद में अक्यूज नंबर 2 ने भी कह दिया कि मैंने साइन ही फर्जी कर दिया अक्यूज नंबर 1 ने। क्लियर है। हालांकि जेरे में बात निकल के आई कि साइन किसने फर्जी करे पता ही नहीं, और रिपोर्ट जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही थी प्रोसिक्यूशन को, और इवन जो रिपोर्ट थी कंसर्न अक्यूज के खिलाफ उसको लेकर कोई भी एक्सपर्ट जो है एग्जामिन नहीं हुआ, उसका फायदा मिला। बट जो स्कैम हुआ वो कैसे हुआ उसका हम सीक्वेंस पढ़ रहे हैं। खाता भी खुल गया, अल्टीमेटली गवर्नमेंट का शेयर आया टूवर्ड्स द NSS प्रोग्राम, और ये अमाउंट जो है जमा हो गया, और सारे के सारे चेक जो थे वो थे इन द नेम ऑफ अक्यूज नंबर 2, और अक्यूज नंबर 2 का अप्रूवल लेकर अक्यूज नंबर 1 ने फंड्स को जो है विड्रॉ करना शुरू करा। जब बाद में स्कैम हुआ तो अक्यूज नंबर 2 भी नट गया कि ये मेरे साइन नहीं है। जो जॉइंट सेक्रेटरी था, जो कंसर्न था प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का, वो भी नट गया, भाई हमारा साइन नहीं। अल्टीमेटली मामला दर्ज हुआ, कार्रवाई हुई, और ये सब लोग फंस गए। और अक्यूज नंबर 3 पे आरोप था कि आपने क्यों नहीं करा वेरिफिकेशन, आपकी ड्यूटी थी, जब खाता खोल रहे हो तो ड्यू वेरिफिकेशन करोगे आप, जिस कारण स्कैम हो गया और इतना बड़ा अमाउंट जो है वो गबन हो गया। साथियों केस चला, सब कुछ हुआ, अक्यूज नंबर 1 जो है वो कन्विक्ट हो गया, और बाकी अक्यूज जो है वो एक्विट हो गए। तो एक तो अटैक था ही डिफेंस का कि अक्यूज नंबर 2 और 3 जो इस केस में कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, जब बरी हो गए तो ऑन सेम सेट ऑफ एविडेंस मुझे कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। साथियों कोर्ट को लॉजिकल एंड पर जाने के लिए कंसर्न डिफेंस काउंसिल ने एक स्ट्रेटेजी बनाई, और ये स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए आपको भी। उसने केस को बांट दिया 3 हिस्सों में। सबसे पहला हिस्सा था इस केस में मिस एप्रोप्रिएशन का, क्लियर है। दूसरा हिस्सा था इस केस में फॉर्जरी का, और तीसरा था हिस्सा चीटिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का। जबकि हम लोग करते क्या है, कोर्ट में जाएंगे या आर्गूमेंट करेंगे, बोलते जाएंगे, कोई फुल स्टॉप हमारे ज़िंदगी में है ही नहीं। जितना केस को सिस्टमेटिक करोगे, जितना केस को लॉजिकल बनाओगे, उतना ही बेनिफिट आप लेके जाओगे। इनका कहना यह था कि फॉर्जरी जो है उसको डिफाइन किया गया है आईपीसी में, और फॉर्जरी के लिए बेसिक शर्त क्या है कि सील, साइन और एग्जीक्यूट बाय द कंसेंट बेनिफिशियरी, जिसके तहत वो किसी क्लेम को सपोर्ट कर रहा है या किसी व्यक्ति को डैमेज कॉज कर रहा है। तो मैंने इस डॉक्यूमेंट को बनाया, इसको गलत साइन करा, तो इसके लिए एक्सपर्ट की रिपोर्ट फाइल पे होनी चाहिए थी। जो रिपोर्ट फाइल पर है वो मेरा गिल्ट इंडिकेट नहीं करती है। इसके अलावा जो एक्सपर्ट है वो एग्जामिन नहीं हुआ। जब तक एक्सपर्ट एग्जामिन नहीं होगा तो कंसर्न रिपोर्ट को भले ही वो सेक्शन 293 सीआरपीसी के तहत पेश हुई है, इसको कंसीडर नहीं कर सकते। ये आर्गूमेंट कोर्ट ने माना वैलिड, और इस पॉइंट पे जजमेंट भी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, केशव दत्त बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा। पता है आप सबको, जजमेंट है वर्ष 2010 का, उसको काम में लिया करो। वो फैसला भी एंटी करप्शन पर ही बेस्ड है, उसमें फायदा मिला आरोपी को। जब भी मैटर है फॉर्जरी के तो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट का आना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं आता है तो सेक्शन 293 सीआरपीसी के तहत रिपोर्ट को इप्सो फैक्टो एडमिसिबल नहीं माना जा सकता। दूसरी बात है गबन की। जो भी अकाउंट था उसका होल्डर कौन था? अक्यूज नंबर 2। पैसा कौन विड्रॉ कर सकता था? अक्यूज नंबर 2। जमा किसके नाम पर हो सकता था? अक्यूज नंबर 2 के नाम पे। अक्यूज नंबर 2 इस केस में मुलजिम नहीं है। मजे की बात तो ये है, इसका मतलब वो पाक और साफ है। तो जो भी अमाउंट निकला, जमा हुआ, वो निकला है अक्यूज नंबर 2 के बिहाफ पे। और जो वो साइन कहता है मेरे फर्जी है अक्यूज नंबर 2, वो साइन फर्जी हो, इसको लेकर कोई भी ऑथेंटिक रिपोर्ट फाइल पे नहीं है, ना ही प्रोसिक्यूशन पेश कर पाया, ना ही अक्यूज नंबर 2 पेश कर पाया। अगर वो कनेक्टिंग लिंक ही नहीं है और पैसा विड्रॉल है तो वो किसके बिहाफ पर है? किसको किया? अक्यूज नंबर 2 को। तो उसकी गलती की सजा मेरे माथे जो है नहीं मानी जा सकती। ये भी तर्क था अक्यूज नंबर 1 का। तो कोर्ट ने कहा बात तो सही है, जब तक प्रॉपर इंटरेस्टमेंट प्रूव नहीं है, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है धारा 409 आईपीसी की, तो हम ये नहीं मान सकते कि कंसर्न्ड पब्लिक सर्वेंट ने गबन किया होगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 409 आईपीसी सेक्शन 405 आईपीसी का एक एडवांस फॉर्म है। बेसिकली शर्त क्या है गबन के लिए, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए, कि आपको कोई प्रॉपर्टी का डोमेन दिया है, क्योंकि प्रॉपर्टी आपको इंटरेस्ट करी है और डिसऑनेस्टली और फ्रॉडलेंटली एक्ट करते हुए आपने प्रॉपर्टी को जो है कन्वर्ट कर दिया फॉर इट्स ओन यूज, या इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया अगेंस्ट द सेटल्ड डायरेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और लीगल प्रोविजन, तब जाके आप दोषी बनेंगे। और अगर आपने यह अपराध किया है बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, तो वहां पर धारा 409 आईपीसी की लगा दी जाती है। क्लियर है बात? ये जब तक इस तरह के एविडेंसेस नहीं है तब तक कुछ भी नहीं होगा। इसके अलावा भले ही ऑडिट है, सब कुछ है, बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी कन्फेशन जो है अक्यूज का वो रिलेवेंट नहीं हो सकता। और अक्यूज ने जो माफ़ीनामा मांगा या जो भी गलतियां करी वो दबाव में था, ये भी डिफेंस लिया कंसर्न डिफेंस काउंसिल ने। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी इस तरह कन्फेशंस की बात आती है उसको मत लिखिए, घबराइए मत। और अगर लिख भी दिया है
तुरंत खंडन कर दो, नहीं करोगे बाद में आपके खिलाफ पड़ा जाएगा। इस बात का जो है विशेष ध्यान रखिएगा। तो कोर्ट ने कहा कि जो बेसिकली चार्जेस हैं वो हैं कि कंसेंट व्यक्ति के द्वारा फॉर्जरी की गई, चीटिंग किया गया और गबन किया गया। तो 13(1)(c) PC8 और 13(1)(d) PC8 जो है आउटब्रस्ट है इस IPC के सेक्शन का। तो बेसिकली गबन जो है वो 409 IPC में दंडनीय अपराध है और इसके साथ साथ 13(1)(c) PC8 में दंडनीय अपराध है। जब मेन सेक्शन ही प्रूव नहीं है तो ऐसे सिनेरियो के अंदर ये नहीं मान सकते कि इसने पोजीशन का मिसयूज़ किया होगा और गबन जो है किया होगा। तो इस पॉइंट पे भी कोर्ट ने जो है बेनिफिट दिया। इसके अलावा सैंक्शन जो है मैंडेटरी है टू प्रोसिक्यूट द पब्लिक सर्वेंट अंडर PC8 एंड अंडर IPC, तो वो सैंक्शन में जो है फाइल पे नहीं थी। और पूरे केस का जो बेस है वो है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी एंड ऑडिट। तो आपने किसी व्यक्ति को मारना है तो आपने ही खुद ने इंक्वायरी कर ली, खुद ने कन्फेशन ले लिया और खुद ने गिल्ट मान लिया और खुद ने ऑडिट करवा ली। कोर्ट ने कहा जस्टिफिकेशंस नहीं है, देयर मस्ट बी द इंडिपेंडेंट एप्लीकेशंस, ताकि हम एक फेयर प्रोसेस को जो है इंश्योर कर सकें। जब तक ऐसा नहीं है तो किसी भी रूप में कार्रवाई जो है हम जस्टिफाइड नहीं मान सकते। तो कोर्ट ने यहाँ बेनिफिट दिया और लाभ जो है प्रदान करा। इसके अलावा आयु एग्जामिन नहीं हुआ, इसका भी कोर्ट ने जो है बेनिफिट दिया। तो जब भी आप केस को लड़ते हैं तो इसका एंगल बनाइए। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर मामला PC8 का है, खासकर धारा 7 धारा 13 का, तो इस सिनेरियो में सेक्शन 19 PC8 के तहत जो है सैंक्शन इंपेरेटिव है। रंगे तो नहीं पकड़ा आपको, इस समय 17A PC8 के तहत जो है डिपार्टमेंट का अप्रूवल जो है जरूरी है। इसके अलावा एक बात जो है ध्यान रखिएगा कि जो भी इस तरह के मामले हैं कन्फेशन नहीं करना है आपको, और जो भी आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं, आपको शोकॉज दिए जा रहे हैं, उसका तुरंत रिप्लाई करें। इसके अलावा पुलिस बुलाती है, धमकाती है, डराती है, पद का दुरुपयोग करती है, तो अगेंस्ट दैट पुलिस यू में प्रोसीड टू द कंसर्न हायर अथॉरिटी। उदाहरण के लिए अगर आपको बुलाया एंटी करप्शन है और उसी के ऑफिसर आपको तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, पैसों की मांग कर रहे हैं, तो CBI के पास जाइए, कार्रवाई कीजिए। बट टाइम रहते हैं आपको अलर्ट होना पड़ेगा। अगर अलर्ट नहीं हुए, उन्होंने आपको बुला लिया और अल्टीमेटली आपको कन्फेशन लेके गिरफ्तार कर लिया, फिर कोई बचा नहीं पाएगा आपको। जब भी इस तरह की इंक्वायरीज में जा रहे हैं, इंटरोगेशन में जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा यू आर हैविंग द राइट टू कंसल्ट द एडवोकेट ऑफ योर ओन चॉइस। आप अपने वकील से उस समय डिस्कस भी कर सकते हैं, कोई जवाब देने से पहले या कोई बात कहने से पहले। तो ये आपके अधिकार हैं जो आपको रहने चाहिए। अगर वो अधिकार नहीं दिए गए आपको, जब बिफोर मजिस्ट्रेट पेश करेंगे आपको फर्स्ट रिमांड के टाइम पे, तो अपना लिखित आपत्ति दर्ज कराइए। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो फिर आप जो है अपने केस को लूज कर देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं, क्योंकि फंसना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, निकलना बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे ये फंस गया, पर निकला कैसे, इसने 5 पॉइंट पे हिट किया। सबसे पहली बात ऑन रूल ऑफ पैरिटी, कि जब अक्यूज नंबर 2 और 3 जो है बरी हो गए तो मैं दोषी कैसे हो गया। दूसरी बात यह है कि कॉन्स्पिरेसी के लिए 2 या 2 से अधिक लोग होने चाहिए। जब ये लोग है ही नहीं तो कॉन्स्पिरेसी किस बात की हो गई। और कॉन्स्पिरेसी के तहत मैंने फॉर्जरी करी, मैंने गबन किया। बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फॉर्जरी को लेकर कोई एक्सपर्ट की रिपोर्ट जो है फाइल पे नहीं हो, और जो है उसका एक्सपर्ट जो है एग्जामिन नहीं हुआ है। इसके अलावा जो भी अकाउंट था उसका होल्डर मैं नहीं हूँ, अक्यूज नंबर 2 है। उसी के यहाँ पर जो है विड्रॉ हुए, वो कहता कि ये मेरे साइन फर्जी है वाउचर्स पे या कंसेंट विड्रॉल रिसिप्ट्स के ऊपर। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर उस पॉइंट पर FSL रिपोर्ट और उस पॉइंट का एक्सपर्ट जो है रिकॉर्ड पे होना चाहिए था, जो नहीं है। और जब A2 ही गिल्टी नहीं है, जिसके नाम पर अकाउंट्स हैं, तो मैं गिल्टी कैसे हो सकता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग हुई है, कोई इंटरनल ऑडिट हुआ है, उसमें कन्फेशन लिखा लिए गए हैं, उसका कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं होता है जब तक कि पुख्ता सबूत फाइल पे ना हो, जब तक कि पुख्ता प्रमाण फाइल पे ना हो। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं आपके अधिकारों को लेकर जो आपको कानून ने दी है। क्लियर है। तो जब भी इस तरह के स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो उसमें क्या क्या आपका रोल है, आपकी कनेक्टिविटी जो है किस किस के साथ में है, जो बेसिक कानून की फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको पूरा किया गया या नहीं किया गया वो देखना है, जो प्रोसेस फॉलो हुआ है वो प्रॉपर फॉलो हुआ है नहीं हुआ है। और इसके अलावा प्रोसीजर लैब्स, जैसे इसमें प्रोसीजर लैब्स क्या था, आयु एग्जामिन नहीं हुआ, जो कंसेंट सेंक्शन है डिपार्टमेंट की वो नहीं आई, तो ये प्रोसीजर लैब्स पे जो है आपको देखने हैं। तो इसलिए केस को प्रॉपर स्क्रूटनाइज करें, प्रॉपर रिव्यू करें, फिर फाइट करें, तो लड़ने का मजा अलग ही आएगा। वकील के भरोसे केस लड़ सकते हो, जीत नहीं सकते। जीतना है तो खुद भी काम करना पड़ेगा अपने वकील के साथ में। इसलिए कहता हूँ कि 1 और 1 11 होते हैं, 1 और 1 2 कभी नहीं हो सकते। मेहनत करो, निकल जाओगे। एलिमेंट्स को पढ़ो, फैक्ट्स को पढ़ो, वॉलेशंस को पढ़ो और प्रोसीजर लैब्स को पढ़ो, उसके नोट्स रेडी करो, देन प्रोसीड फर्दर। हर एक पॉइंट पे जो है हमें काम करना होगा। इस बात को दिमाग में सेट आप कर लेना। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।